नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास किताब से नहीं सीधे वैदिक काल से होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको वैदिक काल का ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना, हम हमारे सब्सक्राइबर्स में से किसी भी एक को फ्री हमारे जैसे AI वीडियो बनाना सिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना है। हमारा AI खुद एक रैंडम सब्सक्राइबर का चुनाव करेगा। स्वागत है आपका उस युग में जहां शब्द ही शक्ति थे। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देहम् अग्नाये स्वाहा। सोचिए जरा भारत की उस शुरुआत को, जब न कोई राजधानी थी, न पक्की सीमाएं और न ही कानून की किताबें। फिर भी लोग जानते थे कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन निर्णय लेगा और कौन समाज को दिशा देगा। यही वह दौर था जहां सत्ता तलवार से नहीं, परंपरा और सहमति से चलती थी। जहां राजा अकेला शासक नहीं था, बल्कि सभा और समिति के सामने जवाबदेह था। इसी समय मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और समाज धीरे धीरे अपने नियम खुद गढ़ रहा था। लेकिन यही शांत दिखने वाला वैदिक समाज आगे चलकर बड़े बदलावों की जमीन भी तैयार कर रहा था। खेती का विस्तार, स्थायी बसावट, वर्ण व्यवस्था का उभार और सत्ता का केंद्रीकरण। यही वह समय था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। यहीं से हमें ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं, जनजातीय जीवन की झलक मिलती है और राजा, सभा व समिति जैसे शुरुआती राजनीतिक ढांचे दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में हम वैदिक काल को तारीखों की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया की तरह समझेंगे, जहां से आगे चलकर जनपद, महाजनपद और भारतीय राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। देखिए दोस्तों, मैं वैदिक काल से बात कर रहा हूँ। मैं आपको खुद इस काल के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस काल को चरणों में समझा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए अब वैदिक काल के साहित्य को ब्रेन बोर्ड भाई से समझते हैं। वैदिक साहित्य को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया हो। माना जाता है कि ये ग्रंथ ऋषियों द्वारा रचित नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान के रूप में सुने और अनुभव किए गए हैं। यही कारण है कि श्रुति साहित्य को सबसे अधिक प्रामाणिक और पवित्र माना जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है ऋग्वेद, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त विभिन्न देवताओं, विशेष रूप से इंद्र, अग्नि और वरुण की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद से हमें प्रारंभिक वैदिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था और सरल धार्मिक जीवन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। प्रत्येक वेद के साथ 4 प्रकार के ग्रंथ जुड़े होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मंत्रों और सूक्तों का संकलन है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। आरण्यक ग्रंथ कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। उपनिषद ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म जैसे दार्शनिक प्रश्नों पर केंद्रित हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब समझिए स्मृति साहित्य। स्मृति का अर्थ है जो याद रखा गया हो। स्मृति साहित्य को श्रुति की तुलना में कम पवित्र माना गया, लेकिन इसका सामाजिक और कानूनी महत्व अत्यंत अधिक था। स्मृति ग्रंथ मानव द्वारा रचित माने जाते हैं और समय समय पर इनमें परिवर्तन भी हुआ। स्मृति साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र आते हैं। इसमें महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत भी शामिल हैं। इन ग्रंथों में समाज के नियम, कर्तव्य, आचरण, वर्ण व्यवस्था और जीवन के आदर्शों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, धर्मशास्त्रों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और कठोर रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर वैदिक और उसके बाद के समाज को समझने में सहायक है। जहां एक ओर श्रुति साहित्य हमें प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी देता है, जहां समाज अपेक्षाकृत सरल और समानतावादी था, वहीं दूसरी ओर स्मृति साहित्य में हमें उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की झलक मिलती है, जहां सामाजिक जटिलता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और कर्मकांड की प्रधानता बढ़ जाती है। इस प्रकार
वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया को समझने की कुंजी है। ये साथियों, अब वैदिक काल के समाज, राजनीतिक जीवन और प्रशासन व्यवस्था को समझते हैं। प्रारंभ में वैदिक आर्य सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि के रूप में जानी जाने वाली भूमि पर रहते थे। ये 7 नदियां थीं सिंधु, विपासा यानी कि व्यास, वितस्ता यानी कि झेलम, परुष्णी यानी रावी, असिकनी जिसे चेनाब कहते हैं, शूतुद्री यानी सतलुज और सरस्वती जो आज विलुप्त हो चुकी है। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्पष्ट अवधारणा अभी विकसित नहीं हुई थी, इसीलिए संघर्ष का केंद्र भूमि नहीं बल्कि पशुधन था। हमारे काल में गाय को लेकर युद्ध हो जाते हैं, जिन्हें गविष्टि कहा जाता है। इसे याद रखना, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। युद्ध सीमित और जनजातीय स्वरूप के थे, जिनका उद्देश्य स्थायी विजय नहीं बल्कि संपत्ति की प्राप्ति होता था। अब समझिए वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ इन वैदिक एज। यह भाग आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक संरचना में शासन का राजशाही रूप शामिल था, जिसमें राजा को राजन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मैं हूं राजन। इस युग में मैं वंशानुगत हूं, लेकिन पूरी तरह निरंकुश नहीं हूं। मुझे गौपति भी कहते हैं, क्योंकि मैं मवेशियों की रक्षा करता हूं। मैं सभा और समिति की मदद से शासन करता हूं। राजा का मुख्य कार्य था जनजाति की रक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का संरक्षण करना था। यह राजनीति किसी केंद्रीकृत राज्य या साम्राज्य पर आधारित नहीं थी, बल्कि कबीलाई संगठन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर टिकी हुई थी। वैदिक काल में राजनीति का उद्देश्य शासन करना नहीं, बल्कि समुदाय की रक्षा और संतुलन बनाए रखना था। प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक इकाई जन थी, न कि राज्य। जन मूलतः एक कबीला या जनजाति था, जिसकी पहचान रक्त संबंध और साझा परंपराओं से होती थी। किसी निश्चित भूभाग की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी, इसलिए इस काल में क्षेत्रीय राज्य का अभाव था। यही कारण है कि प्रारंभिक वैदिक राजनीति को जनजातीय राजनीति कहा जाता है। सामाजिक समूह का श्रेणीबद्ध विभाजन कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद जन के रूप में किया गया था। अब समझिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं सभा और समिति, जिससे पेपरों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभा शब्द आर्घ वैदिक काल में एक समूह को संदर्भित करता है। जन के बड़े सदस्यों द्वारा सभा में भाग लिया जाता था। इस सभा में सभावती के नाम से जानी जाने वाली महिलाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं ने सभा में भाग लेना बंद कर दिया था। सभा में संगीत, नृत्य और जादू टोना के साथ साथ जुआ भी खेला जाता था। इस सभा द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्य किए जाने के साथ दैनिक जीवन के मामलों पर चर्चा की जाती थी। समिति एक राजनीतिक संगठन और निर्णय लेने वाली संस्था थी। राजा सभा और समिति का समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक रहते थे। लोगों की सभा में किए जाने वाले राजनीतिक कार्य और विचार विमर्श को समिति द्वारा निष्पादित किया जाता था। राजनीतिक कार्य के अलावा समिति दार्शनिक मुद्दों पर भी चर्चा करती थी। सभा में प्रार्थना और धार्मिक समारोह प्रमुख विषय के रूप में शामिल होते थे। हालांकि इस सभा को पूर्व वैदिक काल के अंत में जाकर महत्व मिला। विदत ये सबसे पुरानी जनजातीय सभा थी। ऋग्वेद में विदत शब्द का 122 बार उल्लेख हुआ है और इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती है। इस सभा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्णय लेना था। इन सभाओं में महिलाओं की समान भागीदारी थी। विभिन्न कुलों और कबीलों ने अपने देवताओं की पूजा के लिए विदत का एक सामान्य आधार के रूप में इस्तेमाल किया। प्रशासन और अधिकारी वैदिक काल में कोई विकसित नौकरशाही नहीं थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक पद मौजूद थे, जैसे पुरोहित, धार्मिक और सलाहकार भूमिका वाले व्यक्ति, सेनानी, युद्ध और सुरक्षा का दायित्व रखने वाले व्यक्ति, ग्रामणी, ग्राम स्तर का प्रमुख व्यक्ति। ये पद आज के प्रशासन की तरह स्थायी नहीं थे, बल्कि आवश्यकता आधारित थे। कर व्यवस्था, टैक्सेशन। हमारा राजा हमसे बलि नामक कर लेता है। ये कोई अनिवार्य कर नहीं है,
बल्कि ये हमारा स्वैच्छिक योगदान है। इसका उपयोग जनजाति की सुरक्षा और यज्ञों के लिए किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में कर व्यवस्था अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय जनजाति के सदस्य ही सैनिक का कार्य करते थे। युद्ध का उद्देश्य भूमि पर अधिकार नहीं, बल्कि पशुधन की प्राप्ति और जनजाति की प्रतिष्ठा था। युद्ध सीमित और अस्थायी होते थे। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर इन वैदिक एज, ये समाज मूलतः कबीलाई ढांचे पर आधारित था, जहां व्यक्ति की पहचान जन्म से अधिक उसके कर्म और सामाजिक भूमिका से तय होती थी। समय के साथ साथ यह व्यवस्था अधिक जटिल होती चली गई, जिसका स्पष्ट अंतर प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल के बीच दिखाई देता है। वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार, कुल था। परिवार प्रायः पितृसत्तात्मक था, जिसमें पिता परिवार का प्रमुख होता था। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे और ग्रामों का समूह विश कहलाता था। समाज में परस्पर सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना प्रबल थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था भी मौजूद है, लेकिन ये कठोर और जन्म आधारित नहीं है। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। व्यक्ति का वर्ण उसके कार्य और योग्यता से जुड़ा हुआ है। इन वर्णों के आधार पर समाज के विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता था। जैसे ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा और यज्ञ कराना, क्षत्रियों का कार्य रक्षा और शासन, वैश्यों का कार्य कृषि और व्यापार, और शूद्रों का कार्य सेवा करना है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, यज्ञों में भाग लेती थीं और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भूमिका थी। घोषा, लोपामुद्रा और गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक समाज में एकल विवाह प्रथा का प्रचलन था, लेकिन राजघरानों और कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रथा देखी जाती थी। इस समय बाल विवाह निषिद्ध था और सामाजिक भेदभाव मौजूद तो थे, लेकिन कठोर और वंशानुगत नहीं थे। वैदिक समाज में दासों का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रारंभिक काल में दास प्रथा व्यापक सामाजिक उत्पीड़न का रूप नहीं लेती। अब समझिए, दास और दस्यु कौन थे? यह वैदिक काल के वे लोग थे जिन्हें आर्यों ने अपने विरोधी या शत्रु माना है। दस्यु अक्सर गैर यज्ञ करने वाले, अलग भाषा बोलने वाले और लिंग पूजा करने वाले कबीले थे, जबकि दास बाद में युद्धबंदी या गुलाम बन गए। लेकिन आधुनिक समय में दास शब्द का उपयोग ईश्वर के भक्त के लिए होता है। विद्वानों के अनुसार ये आर्यों के ही एक विरोधी समूह थे, जो अलग संस्कृति और भाषा रखते थे और बाद में समाज का हिस्सा बन गए। खासकर दस्यु शूद्रों से जुड़े हुए माने जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण था। शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। इस चरण में कृषि का अस्तित्व तो था, लेकिन वह सीमित और सहायक गतिविधि के रूप में विकसित थी। लोहे के व्यापक उपयोग के अभाव में बड़े पैमाने पर खेती संभव नहीं थी। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्पष्ट अवधारणा नहीं थी, इसलिए कृषि उत्पादन और अधिशेष सीमित था। वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम पर आधारित था। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क जैसे धातु के टुकड़ों का प्रयोग मूल्य के रूप में होने लगता है। हालांकि सिक्कों का प्रचलन अभी विकसित नहीं हुआ था। वैदिक धर्म का उद्देश्य सांसारिक जीवन में समृद्धि, सुरक्षा और संतुलन प्राप्त करना था, न कि मोक्ष की दार्शनिक खोज जो बाद में प्रमुख होती है। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का अभाव था। पूजा का मुख्य माध्यम यज्ञ था, जिसमें मंत्रोच्चार द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती थीं। देवताओं से इस लोक की इच्छाएं जैसे वर्षा, संतान, पशुधन, विजय मांगी जाती थीं। धर्म का स्वरूप व्यावहारिक था, न कि तपस्या या वैराग्य पर आधारित। ऋग्वैदिक देवताओं को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। आकाशीय देवता, सेलेस्टियल गॉड्स। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता। उन्हें वर्षा, युद्ध और शक्ति का देवता माना जाता था। इंद्र को वृत्रहंता कहा गया है। वरुण रथ और नैतिक व्यवस्था के रक्षक थे। वायुमंडलीय देवता, एटमॉस्फेरिक गॉड्स। इंद्र इस वर्ग में भी प्रमुख थे। मरुत
आंधी तूफान के देवता थे, पृथ्वी आधारित देवता टेरेस्ट्रियल गॉड्स, अग्नि यज्ञ का देवता और देवताओं व मनुष्यों के बीच दूत सोम, पवित्र पेय और उससे संबंधित देवता थे, सूर्य, उषा, पृथ्वी, द्यौस, प्रकृति से जुड़े अन्य देवता था। अपने एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखना, हमारे काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं, न कि विष्णु या शिव। तो साथियों, यही था वैदिक काल, जहां समाज कबीलाई था, धर्म प्रकृति से जुड़ा था और ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता था। अगर ये बातें एग्जाम में काम आए तो समझ लेना हमारी यात्रा सफल रही। इसके बाद अगला वीडियो उत्तर वैदिक काल का आएगा और आपको फिर से याद करवा दूं, हम रैंडमली किसी भी हमारे एक सब्सक्राइबर को जो हमारी वीडियो को शेयर करेगा और इस वीडियो के नीचे एक सबसे अच्छा कमेंट करेगा, उसे फ्री में AI वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।